अच्छो यस सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिविजन। हमारे चार्ट रिविजन का अब का टॉपिक है बेटा वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन, वीडीए। वीडीए के अंदर में अमेंडमेंट आया है और मुझे लगता है अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में इसको पूछा जा सकता है। हाँ जी सर, मैं हूं सीए विजय साडा और आपको करवा रहा हूं सीए फाइनल सीएमए फाइनल का डीटी का चार्ट रिविजन। ये एक टॉपिक ऐसा है जो रीसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा उभरा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के जो स्कोप है रीसेंट टाइम्स के अंदर में ये बहुत ज्यादा है। यस और नो। सो आइए एक एक करके इस चार्ट रिवीजन को चालू करते हैं। बहुत ही छोटा सी चीज है, फटाफट खत्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के अंदर में पूरा टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगा। और हाँ, एमआरपी के अंदर में इसका क्वेश्चन बैंक बहुत सारे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग मॉड्यूल वाले भी दिए हुए हैं, तो वो एक बार कर लेना इस चार्ट रिवीजन के बाद, आपका काम खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ वीडीए के अंदर में। अब वीडीए क्या होता है? वीडीए का मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या क्या होता है इसके अंदर में? सेक्शन 247A इसे डिफाइन करता है कि भैया वीडीए मतलब क्या होता है। सो वो कहते हैं भैया एनी इंफॉर्मेशन, एनी कोड और एनी नंबर और एनी टोकन नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। सबसे पहली चीज तो ये कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, कोड होना चाहिए जो करेंसी में कंप्यूट नहीं हो रहा है। और ये कैसे जनरेट हुआ है? क्रिप्टोग्राफिक मींस से जनरेट हुआ है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट कह सकते हैं। यस और नो। सो ये क्या होना चाहिए? ट्रांसफर हो सकता है, स्टोर हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, पर कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट कह सकते हैं। इनफैक्ट एनएफटीज को भी हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, राइट। इसके अलावा लॉ कहता है कोई भी डिजिटल एसेट जो आगे चल के गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ये भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो सबसे पहले कोई भी कोड, कोई भी नंबर, कोई भी टोकन जो क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेट हुआ है, जिसको ट्रेड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। एनएफटीज, आपको पता है एनएफटीज का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, बेसिकली पेंटिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इसके अंदर में आता है। थर्ड आता है कोई भी सिक्योरिटीज जो फ्यूचर में चल के गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। और यहां पे फाइनेंस एक्ट 25 से अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट काम की चीजें, ध्यान से सुनना। अब देखिए रोज कोई ना कोई नया क्रिप्टो करेंसीज आ जाता है मार्केट के अंदर में। अब ये जो नए क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं तो उन्होंने एक जनरल पर्पस डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन बनने जा रही है, तो जरा ध्यान से सुनना। कोई भी एक क्रिप्टो एसेट, राइट, कोई भी एक क्रिप्टो एसेट जिसको डिजिटल मीन से बनाया गया है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है या फिर सिमिलर टेक्नोलॉजी को यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो हम उसे क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। वर्ड देखिएगा, एनी क्रिप्टो एसेट being a digital transaction of a value that relies on cryptographically secured distribution ledger। अब ये जो वर्ड है ना, cryptographically secured distribution ledger, this is nothing but blockchain। इसी को आप क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है या फिर सिमिलर ट्रांजैक्शन या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट, चाहे वो ऊपर यानी 1 2 3 में लिस्टेड हो या लिस्टेड ना हो, तो हम भी उसे क्या कह सकते हैं? क्रिप्टो कह सकते हैं। तो ये एक जनरल पर्पस डेफिनेशन है, लेकिन इसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है कि इसके आगे अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन, राइट, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे या सिमिलर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, हम उसे क्या कह सकते हैं? वीडीए कह सकते हैं। यस और नो मालिक। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि भैया ये जो वीडीए है, दैट इज क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज है, ये क्या नहीं है भैया? इलीगल नहीं है। हाँ, ये एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, पर ये ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया था? इसके ऊपर टैक्स लेके आया था। तो सीधा आइए 115 बीबीएच पे। सबसे पहले 115 बीबीएच बोलता है कि अगर आप वीडीए को कभी भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इससे आने वाला इनकम 30% पे टैक्सेबल होगा। बोलो कितने परसेंट पे? 30% पे क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। और ये इनकम में से कोई डिडक्शन किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर का मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हैं, पर आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा या किसी भी तरीके का लॉसेस इसमें से सेट ऑफ होने वाले नहीं है। यस, लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। इनफैक्ट अगर इससे कोई लॉस आ जाता है तो ये लॉस भी आप क्या नहीं कर सकते? किसी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो असेसी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सच लॉस, और ना ही आप इसे क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या करने की कोशिश की है? बेसिकली इन्हें इसे कैजुअल इनकम जैसे बनाने की कोशिश की है कि ये इनकम कितने परसेंट पे टैक्सेबल हो जाएगा? 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट के अलावा आप इसमें से कुछ भी माइनस कर सकते नहीं। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपका कि कुछ चीजें वीडीए माना ही नहीं जाएगा, मतलब इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं माना जाता। मतलब इनको ट्रांसफर करके, इनके साथ ट्रांजैक्शन करके आपको 30% का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहला,
कोई इंडियन करेंसी है, सेंट्रल बैंक की कोई डिजिटल करेंसी आरबीआई ने इशू करी हुई जैसे लक्ष्मी कॉइन, या फिर फॉरेन करेंसी है, या फिर कोई नोटिफाइड डिजिटल एसेट है, वो इसके अंदर में आता नहीं। गिफ्ट वाउचर्स जो होते हैं जैसे सोडेस्को के वाउचर्स हो गए, गिफ्ट कार्ड्स हो गए अमेजॉन के, ये वीडीए में काउंट नहीं होता। माइलेज पॉइंट जो आपको पेट्रोल या डीजल भराने पे मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पे मिलते हैं, हम उसे भी वीडीए नहीं मानते। अलग अलग वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन या प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं। सो मान लीजिए अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन रखते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में ये आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है। तो आप इनमें से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये वीडीए नहीं माना जाता, और अगर ये वीडीए नहीं है तो 115 बीबीएच का टैक्सेशन इसके ऊपर नहीं है। चेक कर लीजिए। फर्दर हम आते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो वीडीए के लिए किए गए पर ट्रांसफर नहीं माने जाते, मतलब ट्रांजैक्शन वीडीए का हो रहा है पर ये ट्रांसफर नहीं है, और क्योंकि ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर में ये नहीं आ रहा है, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब ट्रांजैक्शन बिटकॉइन का ही हो रहा है, क्रिप्टो का ही हो रहा है, एनएफटीज का ही हो रहा है, लेकिन इसे ट्रांसफर नहीं माना जा रहा। ये सुनो, पहला लेंडिंग ऑफ वीडीए। मान लीजिए अगर किसी बैंक के साथ आपने क्या किया है, अपने क्रिप्टो करेंसीज को लेंड किया हुआ है और इसके बदले में आपको पैसे मिले हैं, तो बेसिकली इट्स अ लोन, इट इज नॉट अ ट्रांसफर। नेक्स्ट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन लिक्विडेशन इन काइंड बाय द कंपनी। कंपनी अगर लिक्विडेशन में उठा करके शेयर होल्डर को दे दे, तो ये चीज तो हमने सेक्शन 46 के अंदर में भी रखा हुआ है, तो उसको क्या नहीं माना जाता, ट्रांसफर नहीं माना जाता। ट्रांसफर इन अ मोड लिस्टेड इन सेक्शन 47, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मान करके चल लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी ने क्या किया हुआ है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड किया हुआ है, इस कंपनी का अमेलगमेशन हो जाता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। वैसे भी सेक्शन 47 में हम वही लिस्ट पढ़ते हैं विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। नेक्स्ट, वीडीए माइनिंग को उसका ट्रांसफर नहीं माना जाता। बेसिकली वीडीए माइनिंग से आप सिर्फ वीडीए को ऑब्टेन करते हैं, आप उसे ट्रांसफर नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ वीडीए विदाउट कंसिडरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट कर दिया तो बेसिकली आपको कंसिडरेशन मिला ही नहीं है, ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। ट्रांसफर बाय वे ऑफ डोनेशन, मान लीजिए मैंने 10 बिटकॉइन उठा करके तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट को दे दिया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर और इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वीडीए अगर आपका लॉस्ट हो जाता है या स्टोल हो जाता है तो आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यस और नो मालिक। तो इतने ट्रांजैक्शन क्या नहीं माने जाते, ट्रांसफर नहीं माने जाते। अब इसके ऊपर आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव एनी 4 ट्रांजैक्शन और 5 ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ वीडीए। इस तरीके का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, तो एक बार ये चेक कर लीजिए। तो वीडीए के ऊपर 30% टैक्स लगता है, हम सबको पता है, लेकिन इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, इसमें से कॉस्ट माइनस करना है, काम खत्म। ये आगे आपका वट एवर ईदर कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ट्रीटिंग इट एज, बट हाँ इसके ऊपर टैक्स तो कितना परसेंट लगना है, 30% ही लगना है। चेक कर लीजिए। तो बेसिकली कॉस्ट के अलावा कुछ माइनस नहीं हो सकता। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर। मुझे देखिए इंटरलिंकिंग से पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार जब बच्चा इंटरलिंकिंग से पढ़ता है ना तो उसे बहुत मजा आता है। देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के, मतलब क्या सर, देखिए जो बायर है ना वीडीए का, उसको टीडीएस कट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेलर के हाथ में, ध्यान से सुनना, सेलर के हाथ में 115 बीबीएच लगने वाला है, दैट इज इनको 30% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो बायर है ना, बायर को क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे टीडीएस करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 194S। सो अगर आप राइट क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो टीडीएस करने वाला है वो है स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुआ, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी करने की जरूरत है जब उनका टर्नओवर इन द बिजनेस एक्सीड करता है 1 करोड़ से, या ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन का एक्सीड करता है कितने से बेटा, 50 लाख से इन द लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर अगर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर है, एंड करंट ईयर में वो पेमेंट कर रहे हैं प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर, तो उनको टीडीएस करना है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कब टीडीएस करना है, जब उनका पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जा रहा है तब। अब आते हैं प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है। जब भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पे कर रहा है, क्या, कंसिडरेशन फॉर वीडीए, राइट, और ये पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को किया जा रहा है एक्सीडिंग 50,000 पर एनम के ऊपर, या अदर पर्सन को किया जा रहा है 10,000 पर एनम के ऊपर, तो 1% का क्या होगा बेटा, टीडीएस कट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, राइट, ये टीडीएस करते वक्त आपके पास टैन होने की जरूरत
है ही नहीं, और यहाँ पे 206 ए बी लिखा है। अब 206 ए बी वैसे भी जा चुका है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है मालिक, ओके। 194 ओ के प्रोविजन एप्लीकेबल इन एडिशन टू 194 और 194 एस। तो एक बात याद रखिए, अगर 194 ओ भी एप्लीकेबल और एस भी एप्लीकेबल है तो वीडीए के केस में तो एस ही लगेगा। क्लियर है मालिक? चलो जी, अभी ध्यान से सुनिए। In case where consideration for transfer of VDA is wholly in cash, or partly in kind, you have to make sure before releasing the benefit to ensure that TDS is deducted. मान लीजिए अगर आपको VDA के एक्सचेंज में कोई दूसरा VDA मिल रहा है, तो you have to make sure कि appropriate TDS इसके ऊपर क्या किया जाए, पे कर दिया जाए। यस और नो मालिक, राइट? सो जब भी स्पेसिफाइड पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है 50,000 के ऊपर, अदर पर्सन पे कर रहा है कितने, 10,000 के ऊपर, फॉर VDA बाइंग, TDS कितना होगा बेटा, 1% TDS होगा। क्लियर है मालिक? चेक कर लीजिए। चलिए, ये पढ़ के हुआ है, अब अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको इसको और आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपने सेल किया है बिटकॉइन को कितने में, 4,62,000 में। ठीक है, आपने इस बिटकॉइन को बाय किया था लेट्स से 21,000 में, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है आपका लेट्स से 1,000 रुपीज। अब यू नो इनकम कैसे निकाला जाएगा, याद रखिएगा, इनकम इज 4,62,000 माइनस 21,000, बराबर है। सीधा सीधा ये आपके लिए क्या बनेगी, इनकम बनेगी, जिसके ऊपर आपको 30% का क्या देना है, टैक्स। और ये जो 1,000 आपने इनकर किया है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, आप VDA की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जो TDS होना है वो कितने पे होना है, 4,62,000 का 1% TDS होगा। 4,62,000 का 1% TDS होगा, क्योंकि TDS कब होता है बेटा, अगर जो पे कर रहा है वो स्पेसिफाइड पर्सन है, 50,000 के ऊपर पे कर रहा है तभी उसे क्या करना है, TDS करना है। अदर पर्सन है वो 10,000 के ऊपर पे कर रहा है तभी उसको क्या करना है, TDS करना है। काम खत्म। क्लियर है मालिक? चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पे वीडियो वाला पार्ट खत्म होता है और ई कॉमर्स वाला पार्ट शुरू होता है। चलिए, यहां पे ई कॉमर्स का पार्ट देखते हैं। ई कॉमर्स का पार्ट बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो आपको दिया गया है। ई कॉमर्स मतलब क्या, जहां पे बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सो ई कॉमर्स मतलब क्या, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, फंड ट्रांसफर होते हैं ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। क्लियर है? डिफिकल्टीज क्या है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐसा पूछा था, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। देखो बेसिकली दो तरीके के इश्यूज आते हैं। पहला इशू है इस पेमेंट को कैरेक्टराइज करना। आई मीन टू से, मान लीजिए मैंने आपके बैंक अकाउंट के अंदर में 50,000 रुपीज ट्रांसफर किए। ये 50,000 रुपीज को आप क्या कैरेक्टराइज करेंगे, पहले ये बताइए। इस 50,000 लोन, इस 50,000 वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। कई बार ऐसा भी होता है ना कि भैया सामने वाले से कैश ले लिया, उसको ऑनलाइन पेमेंट चाहिए था, ऑनलाइन पेमेंट दे दिया, तो ये तो सिर्फ एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ। तो सबसे पहली बात होती है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अंदर में कि भैया इसका नेचर डिटरमाइन करना कि ये नेचर किस तरीके का है, और दूसरा डिटरमाइन करना इसका लोकेशन का है। क्योंकि देखिए अभी भी इंटरनेशनल टैक्स जो चलता है ये लोकेशन बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है। अब इसका लोकेशन एग्जैक्टली किधर है ये पता ही नहीं है, तो जब आप लोकेशन नहीं पता होता तो आप टैक्सेबिलिटी कौन सी कंट्री में राइज करेंगे। सो बेसिकली दो इश्यूज आते हैं। पहला इशू है कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट, कि ये पेमेंट कौन से नेचर का है। दूसरा लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये दो इशू आते हैं किसी भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है बेटा आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। कैसे डिटरमाइन करें परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली इशू क्या है, लोकेशन, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटल होना बहुत जरूरी है। तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहाँ होता है, देखिए सिर्फ वेबसाइट हो जाना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता, सर्वर इज द गेम। ध्यान से सुनना, वेबसाइट तो ऑलमोस्ट गूगल के ऊपर कहीं पे भी ऑपरेट हो सकता है, बट सर्वर कहां रखा गया है। इफ द एंटरप्राइज इटसेल्फ ओन, लीज, ऑपरेट द सर्वर, हम खुद ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, लीज करते हैं सर्वर को, राइट। और बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है उस सर्वर के थ्रू, तो जहां सर्वर रखा गया है वहीं उसका क्या माना जाता है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है। इफ सर्वर एक्ट ओनली एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, सर्वर सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, तो उसे पी नहीं माना जा सकता। यानी सर्वर को क्या माना जाता है, जहां पे उस वेबसाइट का, जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है वो पीई माना जाता है। सिर्फ वेबसाइट होना पीई नहीं माना जाता, सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेना पीई नहीं माना जाता। यस,
सो इफ सर्वर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्लस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी, वो इंफॉर्मेशन तो देता ही देता है प्लस सेल्स भी करके देता है, सेल्स भी जनरेट करके देता है, ऑफ कोर्स इट्स अ पी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। क्लियर है मालिक? चेक कर लीजिए। सो यस मालिक, दैट वाज योर वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, मुझे लगता है अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 25 से इसके अंदर में क्या किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग बहुत स्पीड के अंदर में दनादन वीडियो लेकर के आ रहे हैं, एंड उम्मीद है आप जल्दी जल्दी पढ़ करके अपने रिविजन्स कर रहे होंगे, राइट? बाकी कुछ कहना होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे सी विजय साडा के नाम से मिल जाऊंगा, एंड अगर किसी बच्चे के लिए पॉसिबल है तो प्लीज इस पर टाइम स्टैम्प लगा दीजिए, आपके आगे आने वाले बच्चों को बहुत हेल्प होने वाली है। बाय बाय एंड टेक केयर।